हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोडा मशीन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमारा पिछली बार था कि जो प्राइस अनाउंसमेंट किया था जिन 5 लोगों के, उन 5 लोगों में से 4 लोगों ने तो अपना मतलब डिटेल हमें भेज दिया है, मगर 4 लोग वो कौन कौन से हैं जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। सुभाष भारती जो कि जानकीपुरम लखनऊ के हैं, अविरल प्रियदर्शी जो कि हरदोई के हैं यूपी से, मुदित सैनी जो ये भी यूपी से ही हैं मगर ये नोएडा से हैं, और मनोनीत नंद जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। इन 4 लोगों ने तो अपने एड्रेस डिटेल भेज दी है, इनके पार्सल भी रेडी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो 5वें जो शख्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, विनर भी थे, उनका आईडी था स्ट्रेंजर नाम से। उन्होंने अभी तक किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं किया है। अगर आप कल शाम तक रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसमें से जो ऑप्शन था जिनका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था मगर क्या कह रहा था, अगर किसी केस में कोई रिप्लाई नहीं करता तो उनको मैं विनर की तरह कांटेक्ट करूँगा, फिर उन्हीं को ही ये प्राइज़ दूंगा। तो आप ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कल शाम तक मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और मुझे मैसेज पे अपना एड्रेस डिटेल सब भेज दीजिए, ठीक है। तो ये तो थी विनर्स के लिए, यही रीज़न है, इन्हीं की वजह से सबका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है रुका हुआ है। तो कोशिश कीजिए आप जल्दी जल्दी भेजिए जिससे दूसरों का नुकसान ना हो या दूसरों को ये ना लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर मूर्ख बना रहे हैं और कुछ भेजेंगे है नहीं ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम क्वेरीज़ हैं जो अब दरअसल पर्सनली रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की क्वेरीज़ का जो कमेंट्स आप लोग डालते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये कल ही एक कमेंट डाला गया है कि सर मेरे पास 1+3 बॉटलिंग प्लांट मशीन है और वॉल से डायरेक्ट, हाँ इनके वॉल से डायरेक्ट पानी आता है, गैस कलेक्ट कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट पानी आता है, ठीक है। पावर और ऑन करके सोडा, अच्छा इनसे डायरेक्टली कल मेरी बात भी हुई थी। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये क्या करते हैं, जैसे ही इनका पहली बात तो ये कि इनके 1+3 सोडा मशीन है, वो बॉटलिंग प्लांट है, तो इनका सोडा वाला सिंगल वॉल है। तो इनका क्या आता है, जैसे ही सोडा वाला वॉल को प्रेस करते हैं, पुश बटन प्रेस करते हैं बॉटल फिल करने के लिए, तो होता क्या है कि सोडा निकलना जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो बंद ही नहीं होता है। अब इन्होंने कल कंपनी से जिस कंपनी से इन्होंने मशीन ली थी उनसे भी कांटेक्ट कई बार किया, उन्होंने भी कई बार सजेस्ट किया कि आप ये कर लो वो कर लो, बहुत चीज़ें सजेस्ट की हैं इनको, मगर उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। और मैंने उनको सजेस्ट क्या किया हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही पुश बटन दबाते हैं, यानी कि पुश बटन का काम क्या है कि उसने क्या किया कि एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई तुम अभी स्टार्ट हो जाओ। अब यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा हुआ है जो काउंटर जिसे बोलते हैं या टाइमर बोलते हैं कुछ इस तरीके से। वो क्या करता है कि जब पुश बटन दबाया तो वो टाइमर स्टार्ट हो गया। अब टाइमर में हमने सेट कर रखा सपोज दैट 3 सेकंड या 4 सेकंड। तो अब उस काउंटर का काम क्या है, जैसे ही हमने पुश बटन दबाया उसके बाद से चालू होना। हमने अगर 3 सेकंड का टाइम सेट कर रखा तो 3 सेकंड, 4 सेकंड का तो 4 सेकंड, चलने के बाद बंद हो जाए, ठीक है। अब बंद हो जाए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बंद नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पुश बटन ने काम किया, पूरा फ्लो समझिएगा। पुश बटन ने अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया, किसको, ऑटोमेटिक सेंसर को, या ये आप उसे कह सकते हो कि एक टाइमर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई अब तुम चालू हो जाओ, अब इसके बाद बंद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, सोलेनोइड वॉल्व होता है, सोलेनोइड वॉल्व को करंट दे दिया। करंट देने के बाद में ये क्या किया, सोलेनोइड वॉल्व ओपन हो गया और उसने फ्लेवर निकालना या सोडा निकालना स्टार्ट कर दिया। अब निकालते अब इसके बाद बंद नहीं हो रहा। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम कि जो सोलेनोइड वॉल्व के अंदर जो कनेक्शन लगा है वो ख़राब हो जाए, तो मतलब वो ओपन है तो ओपन ही है, मतलब टाइमर अब उसे बंद भी करना चाह रहा तो नहीं बंद हो रहा है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि टाइमर ही ना काम करे।
मतलब टाइमर अपने आप चलता चला जाए, या टाइमर बंद होना चाहे मगर फिर भी कट ना हो। तो उस केस में दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो आपके सॉल्वनेट वाल्व में प्रॉब्लम है या तो आपके टाइमर के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने सॉल्वनेट वाल्व को चेंज करके और साफ़ करके देख लिया है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इवन उसकी जगह पे कंपनी ने उनको इतना मूर्खता भरा डिसीजन बताया कि आप कार्बोनेट बदल दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाई उसका उससे कोई रिलेशन नहीं। कार्बोनेट का काम क्या है कि उसको जो पानी है और गैस है, गैस को मिक्स करने का काम है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसका इस ऑटोमेशन से कोई लेना देना नहीं। भाई आप लोग जो डिसीजन देते हो और किसी पार्टी को बताते हो तो कम से कम इतना बताओ कि जिससे उसका नुकसान ना हो। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब उनको हमने दिया कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ है, जो आपका टाइमर है, टाइमर के सेंसर में प्रॉब्लम है। सॉरी, टाइमर में जो एक वो लगा होता है क्या, रिले, प्रॉब्लम रिले में है। ठीक है, तो अभी उनको सजेस्ट किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं। में भी मुझे लग रहा है अभी शाम तक वो इस पर रिप्लाई भी करेंगे, जैसा होगा मैं बताऊंगा। मगर मुझे 99.99% यही है कि उनका टाइमर वाली जो डिवाइस जो लगी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइमर में, तो वो ख़राब है इनका। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो इनकी ये प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में एक और है, सर मेरे सोडा मशीन बहुत झाग बनाता है, इसका कोई कारण बताएं। भाई पहली बात तो झाग बना रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुतों लोगों की तो मशीन में झाग बनते ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि झाग की वजह से आपकी जो बॉटलिंग, अगर बॉटलिंग प्लांट है तो ओवर फिल कर रहा हो। जनरली 99% केस में जो सोडा वाला होता है, मसाला सोडा या जीरा मसाला जिसे बोलते हैं, उसमें ज़्यादा झाग बनता है। तो ये एक नेचुरल सा है, तो इसलिए इसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, ये एक सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है जिस वजह से झाग बनता है। जैसे हम लोग नहीं ग्लास में सोडा लिया और उसमें जैसे नमक डालते हैं तो वो ओवरफ्लो करने लगता है, तो ये वही चीज़ है। तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सही चल रहा है। इसके बाद में एक है कि सर सोडा मशीन में वायरिंग बॉक्स के ऊपर का एक वीडियो बनाएं। वैसे तो एक वीडियो बनी हुई है, मगर एक डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, जो आपको कुछ ही दिनों में मैं दिखाऊंगा आपको। हाउ टू हाँ, ये राहुल जी ने उस दिन भी जो लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लाइव वीडियो चल रही थी, उसमें भी क्वेश्चन कर रहे थे, मगर बाद में उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया था। इनकी प्रॉब्लम क्या है, सर जी मैंने 3 बार नया कंप्रेसर डाला मगर वो 1 दिन चला और फिर बॉडी शॉर्ट हो गया। देखिए पहली बात तो ये है कि आप लोग सस्ते के चक्कर में बिना बिल वाला कंप्रेसर ना लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कंप्रेसर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, 5-10 साल नॉर्मली चलते ही चलते हैं। कंप्रेसर ख़राब होते हैं जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है। देखिए बहुत से ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो ये वहाँ के लिए कंडीशन नहीं है। देखिए सारे ऑप्शन सब जगह फिट नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कुछ लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वोल्टेज ही नहीं मिलता है, पर 80-90 वोल्ट मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है। अगर एक पड़ोसी ने कंप्रेसर चला दिया या एसी चला दिया तो लग रहा आगे के 10 घरों की लाइट चली जाती थी। ठीक है, अभी भी है तो वो केस अलग है। और इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे वोल्टेज की प्रॉब्लम ही नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में, जैसे लखनऊ, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें, जो मेन सिटी, अब तो लगभग सारे मेन सिटी एरिया जो भी है कहीं के भी है, वहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ऐसी जगह पे तो आपको कंप्रेसर उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ जनरली रखना चाहिए, स्टेबलाइज़र होना चाहिए। देखिए हम लोग घर में भी फ्रिज AC लगाते हैं तो एक स्टेबलाइज़र लगाते हैं, और ये शॉर्ट होने के पीछे रीज़न यही हो सकता है। एक रीज़न ओवरहीट इन द सेंस कि मतलब कि आपका कंप्रेसर सही से इंस्टॉल ना किया गया हो, जो उसमें कंडेंसर लगा रहता है जो कूल करने का काम करता है, उसकी असेंबलिंग सही से ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप उसमें
कंडेंसर सही से अटैच्ड है कि नहीं है, वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्लस या तो ये हो सकता है कि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरा 20 दिन पहले ही 20 दिन क्या, हाँ महीने भर होने जा रहा है लगभग, मेरा भी एसी का ख़राब हो गया कंप्रेसर। रीज़न वोल्टेज फ्लक्चुएशन और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसके ख़राब होने के पीछे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ही ज़्यादा होता है और कुछ नहीं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कोल्ड टैंक के अंदर मिक्स हो गया है फ्लेवर वाला, नहीं। इनका एक है, उन्होंने सर सोडा मशीन में आइस जम रही है। देखिए आइस जम रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये प्रॉब्लम है, ये है एक ओवर चार्जिंग, या जैसे कह लीजिए कि अब अगर आप सब जीरो नहीं लगाते हो, सब जीरो नहीं लगाओगे तो होगा क्या कि उसमें कोई कंट्रोलर है नहीं कि कितनी देर चलना है कितनी देर बाद बंद होना है। तो वो क्या कर रहा है, चल रहा है लगातार चलता चला जा रहा है। और आपने मान लिया 3 घंटे में पानी इतना सफिशिएंट ठंडा हो जाता है कि उसके बाद अब आइस जमने लगा, आप क्या कर रहे हो उसके बाद भी चला रहे हो, तो वो तो आइस जमेगी ही जमेगी। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक काम कीजिए, पहला काम कीजिए कि आप सब जीरो लगा लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर सेट कर दिए सपोज दैट -3, तो -3 पे जाने के बाद अपने आप को कट कर जाएगा। तो जिससे आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओवर चार्ज हो गया है या ओवर मतलब कूलिंग हो गई, तो बर्फ़ जमने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बर्फ़ जमने ना दे, नहीं तो आपके मशीन को प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोच रहे होंगे, बहुत लोग कह रहे होंगे कि मेरे में तो बर्फ़ जम चुकी है कई बार ऐसा हो चुका है। देखिए एक बार में नहीं होता है, मगर कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। होता क्या है कि आपके जो मशीन के अंदर सारा जो कॉइल सिस्टम है वो सब स्टील का है, ठीक है। और स्टील का होने की वजह से अब उसके अंदर अगर बर्फ़ जमेगी तो वो क्या करेगा, पानी अगर पाइप के अंदर भरा है और वो जमेगा तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब साइज़ बढ़ाता है। और उस केस में आपकी जो कॉइल है वो फटने के चांसेस है। प्लस अगर पूरी तरीके से टैंक जम जाएगा तो होगा क्या, उसको पानी तो मिलेगा नहीं, अंदर तो पाइप में सब पानी ही भरा है। तो मान लीजिए अगर 2 घंटा 2.5 घंटा उसे पिघलने में लग रहा है तो उतनी देर का आपका काम भी बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि बर्फ़ जमने ना दे, ठीक है। अगर आपके पास ये शॉप मॉडल है तो उसमें बर्फ़ जमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा अगर आप सब जीरो लगा लें। और प्लस दुकान वैन वाला मॉडल है तो उसको माइनस में 3 डिग्री के बाद तक जाइए, उसके बाद ज़्यादा ना जाइए, नहीं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आपको, ठीक है। ये सवाल था वेंकी गेमर जी का, गेमिंग का। एंड एक है BR मुन्ना जी, इन्होंने क्या पूछा है, सर नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन 3+1 का लेना है, किस कंपनी से लें? भाई देखिए मैं किसी स्पेशल कंपनी को रेफ़र नहीं करूँगा, मतलब ऑफिशियली नहीं रेफ़र करूँगा। वैसे तो भाई कई कंपनी है, आप जिससे लेना चाहे उससे आप मशीन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अगर लेना हो तो मैं पर्सनली थोड़ा सजेस्ट कर सकता हूँ, मतलब ओपनली नहीं सजेस्ट कर सकता कि भाई किससे लेना है। आइसक्रीम मशीन कम बजट में कौन सी कंपनी का है? आइसक्रीम मशीन लगभग सबका एक ही रेट है, ज़्यादा नहीं, मगर हाँ देखिए वो क्या कहा जाता है, सस्ता महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सस्ता वाला ही रोता है। तो ये ध्यान, अब सस्ते का मतलब ये भी नहीं है कि आप सस्ती चीज़ महंगे में खरीद लें। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर आप नॉलेज इकट्ठी करके जाओगे तो ये भी हो सकता है कि महंगी चीज़ आप सस्ते में ले आओ, ठीक है। तो वो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो उसमें इंस्टॉल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो उसमें मशीनरी पार्ट है, जो प्लस उसकी बॉडी है, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मुझे एक कंपनी का ऑफ़र ये आया कि सर मेरी मशीन बिकवाइए,
मैंने कहा ठीक है रेडी करता हूँ। अब दरअसल क्या है कि सेम मशीन 6+2 की सेम मशीन उन्होंने 140 में भी ऑफ़र किया कि मतलब आप सेल कीजिए, उसका कमीशन देंगे, और प्लस 180 में भी। तो मैंने वही पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है कि मतलब सेम मशीन है 140 में भी हम उसे सेल कर सकते हैं, मतलब 180 में हमें सेल करना है और 140 में भी सेल कर सकते हैं मतलब। तो कहने लगे डिफरेंस क्या होगा, कि डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे एक नॉर्मल आदमी पहचान पाए। कहने लगे क्या, तो कहने लगे देखिए जो 180 वाली मशीन है उसकी जो बॉडी लाइफ होगी वो 10 से 15 साल होगी मिनिमम, क्योंकि उसमें लगा हुआ स्टील अच्छी क्वालिटी का होगा जो ख़राब नहीं होगा। अब वहीं पे जो 140 के लेगा ना, तो वहीं पे डिफरेंस आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो एक तो ये डिफरेंस आ गया, सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया कि मतलब यहाँ पे बॉडी का। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, दूसरा डिफरेंस आ जाएगा कि जो उनमें लगे हुए वॉल्स हैं, जैसे जनरली 140 वाले में कॉर्नरलेस वॉल लगा देंगे और यहीं पे 180 वाले में लैंसर के ओरिजिनल वॉल लगाएंगे। तो ये अब अगर जिनको मालूम है लैंसर का ओरिजिनल का रेट और कॉर्नरलेस का रेट, जानते हैं 2.5 गुने का अंतर रहता है रेट में। अब 2.5 गुने का अंतर का मतलब कम से कम 3,500 रुपये पर वॉल का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। 3.5, अगर 6 का है तो 6 वॉल मतलब 6 18 से 20,000 रुपये उनके ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि सस्ते के पीछे नहीं ज़्यादा भागिए, मतलब अच्छे के भागिए। चीज़ें एक बार अगर आपको 10,000 रुपये 20,000 रुपये बढ़ा के अगर चीज़ अच्छी मिल रही हो तो आप वो लीजिए, ना कि सस्ते के पीछे भागिए, ठीक है। और जो सस्ता ले लेते हैं ना, वही सबसे ज़्यादा फ़ोन भी करता है, मुझे परेशान भी करता है और सबको परेशान करता है। ये हो गया। एक हैं गुरमीत जी सर, मीटर पर मीटर पर 100 से ऊपर जाता है तो पीपी कट हो जाता है। नहीं, इनका ये क्वेश्चन गलत है। चलिए अभी तो वैसे इतने ही रखते हैं। तो आखिरी में इतना ही कि स्ट्रेंजर जी आप रिप्लाई कीजिए, नहीं तो मैं दूसरे विनर हैं मैं उनको कांटेक्ट कर लूँगा। दूसरे एक ऑप्शन है मेरे पास, मैं उनको कांटेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के पास में कोई चीज़ पहुँचने में टाइम लगे, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, अगली वीडियो में भी एक क्वेश्चन रहेगा, अगली वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, मगर उसमें प्राइस एक ही दूंगा मैं। अब ये देखना है कि किसका सटीक आंसर आता है, जिसका सबसे सटीक आंसर होगा उसी को वो प्राइस दूंगा मैं। इस बार 5 नहीं, इस बार एक ही है, मगर हाँ इस बार ये नहीं कि पहले जो आंसर देगा, इसमें एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में जिसने भी सबसे अच्छा रिप्लाई किया होगा उसी को देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग इसी तरह कांटेक्ट में बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।